मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013 के बारे में समझाने जा रहा हूं। इस एक्ट में कुल 8 चैप्टर और 30 सेक्शंस हैं। इस एक्ट को इन्फोर्स हुआ है 9 दिसंबर 2013 को। इस एक्ट का उद्देश्य यह है कि महिलाओं के कार्यस्थल वर्क प्लेस पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण से संबंधित ये अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत आर्टिकल 14, 15 और 21 भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं के मूल अधिकारों और उससे संबंधित बिजनेस, व्यापार आदि पर संरक्षण प्रदान करना, सेक्सुअल हरासमेंट से सुरक्षा प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। ये अधिनियम सेक्शन 1 के अनुसार संपूर्ण भारत पर लागू किया गया है। इसमें जो व्यथित महिला की परिभाषा सेक्शन 2A में दी गई है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की आयु की महिला आती है जिसका प्रत्यार्थी ने, याद रखिए, रिस्पोंडेंट ने ऐसा कोई पुरुष है जिसने महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। और जहां तक इसमें वर्क प्लेस की बात आती है तो सेक्शन 2O में वर्क प्लेस की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत कोई डिपार्टमेंट, कोई संगठन, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी सोसाइटी के अंतर्गत काम करने वाली महिला या कोई प्राइवेट संगठन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक संस्थान, इंस्टीट्यूट, अस्पताल, यहाँ तक कि परिचय गृह, खेलकूद स्टेडियम, खेलकूद का मैदान, प्रशिक्षण कर्मचारी, यहाँ तक कि यदि कोई महिला यात्रा कर रही हो तो उस समय गवर्नमेंट की तरफ से कोई यात्रिक, सभी, यहाँ तक कि बस ड्राइवर, बस कर्मचारी, ट्रेन का कोई कर्मचारी या किसी निवास स्थान पर कोई प्राइवेट काम कोई महिला कर रही है, इस एक्ट के अंतर्गत महिला आएगी। और महिला को आईपीसी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। किसी भी उम्र की महिला इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ है तो एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को सेक्शन 4 में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहा जाता है। आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। ऐसा गठन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या कोई भी कार्यस्थल का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो इसको गठित करेगा। इसमें एक प्रोसीडिंग ऑफिसर होगी जो उन कर्मचारियों में से सीनियर एक वुमेन होगी। यदि वो सीनियर वुमेन नहीं है तो उसके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट नॉमिनेट कोई महिला होगी। इसमें कुल 2 सदस्य होंगे जिसमें से उनके पास कोई विधिक ज्ञान हो। एक एनजीओ गैर सरकारी संगठन का सदस्य होगा और इनकी नियुक्ति सेक्शन 4 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए की जाएगी। और यहाँ के पीठासीन अधिकारी को सेक्शन 4 के क्लॉज 5 के तहत हटाया भी जा सकता है यदि उसने सेक्शन 16 का वॉलेशंस किया हो या किसी दोषित अपराध को उसको दोषित हुआ हो या कोई डिसिप्लिन कमेटी द्वारा वो दोषित हुआ हो या अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया हो। सेक्शन 3 के अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है। इसके बाद धारा 5 में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। एक अधिसूचना जारी की जा सकती है समुचित सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत कोई जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, एडीएम, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर को ये पावर दिया जाएगा जिला अधिकारी की, और जिला अधिकारी को नोटिफिकेशंस किया जाता है। धारा 6 के अंतर्गत एक स्थानीय समिति का भी गठन किया जाएगा। ये 10 से कम जहाँ कर्मचारी काम करते हैं और किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो उसके लिए एक लोकल अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। क्लॉज 2 में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति
की जाएगी। ग्रामीण, जनजाति या ब्लॉक क्षेत्र में यह नोडल अधिकारी का काम होगा कि कोई भी परिवार जब जिलाधिकारी को किया जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर ऐसी नोडल अधिकारी ऐसे परिवार को अग्रेषित करेगा। और धारा 7 के अंतर्गत 6 में जो स्थानीय समिति है वो एक अध्यक्ष, चेयरमैन जो सामाजिक कार्यकर्ता से विख्यात होंगे, एक सदस्य ब्लॉक, तालुका और तहसील से नाम निर्दिष्ट होंगे और 2 सदस्य कम से कम जिसमें एक महिला होगी जिसको लैंगिक उत्पीड़न संबंधित जानकारी हो उसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसको भी स्थानीय समिति के कल के अध्यक्ष सदस्यों को भी वैसे ही हटाया जाएगा यदि उसने धारा 16 को उल्लंघन किया हो, किसी अपराध के लिए दोषित हुआ हो या उसके खिलाफ कोई अनडिसिप्लिन कार्रवाई की गई हो तो उसको हटा दिया जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है पूरा एक्ट। मेरी खुद की सिविल जज और एडीपीओ की क्लासेस हैं, स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।